हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ सेकेंड लास्ट पार्ट जुलाई की करंट अफेयर्स सीरीज में, जिसमें कि हम जानेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स और कुछ नेशनल इवेंट्स भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम नाइन्थ पार्ट, जो कि सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाला है जुलाई की करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इन वीडियोस को अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। दोस्तों आज हम ये पार्ट 8 और 9 डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, और बाकी के जो 3 बचे हुए पार्ट्स हैं ये मैं अगले वीडियो में सारे के सारे कवर कर लूँगा। तो दोस्तों आज देख लेते हैं हम क्या क्या न्यूज़ देखने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम जानेंगे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। इस सोलर पावर प्लांट के बारे में जानेंगे। हिमालयन वियाग्रा को IUCN की रेड लिस्ट में जगह मिल गई है वनरेबल कैटेगरी में, इस न्यूज आइटम के लिए जानेंगे। फिर हम असम में जो फ्लड्स आए थे उसके बारे में जानेंगे। वाइल्ड फायर्स हुए थे साइबेरिया के अंदर, रशिया का जो साइबेरिया है उसके अंदर वाइल्ड फायर्स लग गए थे, उसके बारे में जानेंगे। एशियाटिक लॉयंस जो है गिर फॉरेस्ट के अंदर, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज मैं आपको बताऊंगा। फिर हम जानेंगे डॉल्फिन्स जो हैं चंबल रिवर के अंदर वो कम हो गई हैं, उससे रिलेटेड न्यूज जानेंगे। ये डॉल्फिन्स कौन सी हैं, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। फिर हम देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लोबल टाइगर डे था जुलाई के अंदर सेलिब्रेट किया था हमने, उसके बारे में इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए, इंडिया से रिलेटेड टाइगर से रिलेटेड क्या न्यूज रही, क्या पॉजिटिव न्यूज रही, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। गोल्डन टाइगर स्पॉट किया गया है, कहां पे स्पॉट किया गया है वो देखेंगे। और इंडिया में जो सबसे बड़ी एक बटरफ्लाई मिली है, उस बटरफ्लाई का नाम क्या है और कहां मिली है वो देखेंगे। फिर हम आ जाएंगे नेशनल इवेंट्स पे, सुपर एनाकोंडा ट्रेन के बारे में जानेंगे, एलिमेंट ऐप के बारे में जानेंगे, और ये बाकी सारी न्यूज हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज, PM इनॉग्रेट्स सोलर पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, जो कि 750 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट है, उसको इनॉग्रेट कर दिया है रीवा के अंदर, MP के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि कहां पे इनॉग्रेट किया गया एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, तो वो होगा रीवा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक, मध्य प्रदेश को कंसीडर करा जा रहा है एज द सेंटर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, और इसके अंदर इन 4 जगहों पे और प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, नीमूच, शाजापुर, छतरपुर एंड ओमकारेश्वर। और PM ने सोलर एनर्जी को डिस्क्राइब किया है एज श्योर, प्योर एंड सिक्योर। तो ये आपके लिए टैगलाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो, श्योर, प्योर एंड सिक्योर। अब ये क्या है, श्योर मतलब सन की कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगी, उसकी श्योरिटी है। प्योर है, ये एनवायरनमेंट पे साइड इफेक्ट्स नहीं है। और सिक्योर क्यों है, क्योंकि इंडिया की जो डिमांड है एनर्जी की उसको सिक्योर करती है। तो श्योर, प्योर एंड सिक्योर। अभी MP के रीवा में किया गया है, और PM ने कहा इस मौके पे, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाती है, इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। और ये पहला सोलर पावर प्लांट बना है जिसने कि ब्रेक किया है ग्रिड पैरिटी बैरियर। अब ग्रिड पैरिटी बैरियर क्या होता है कि जो एनर्जी का प्राइस है, एक यूनिट बनाने में बिजली जो प्राइस है या जो कॉस्ट है, वो कन्वेंशनल फॉर्म से, यानी कि अगर हम कोल से बना रहे हैं या किसी और पावर प्लांट से बना रहे हैं जो कि कन्वेंशनल सोर्सेज पे चल रहा है, उससे कम या बराबर होगी। तो मतलब पहले क्या होता था कि सोलर जो पावर थी वो महंगी थी उन कन्वेंशनल सोर्सेज से बिजली जो पैदा होती है उसके मुताबिक, इसलिए ये इतनी पॉपुलर नहीं थी। तो ये एक पहला सोलर पावर प्लांट बना है इंडिया में जिसकी की कॉस्ट बिजली बनाने की कम आएगी एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्सेज। और कभी कभार टारगेट्स भी पूछ लेते हैं, ये एक बार मेंस में पूछा गया था UPSC के। तो इंडिया का जो टारगेट है वो 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का है बाय द ईयर 2022।
ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप है। 750 मेगावाट का है ये प्लांट। अगली न्यूज पे आते हैं, इंडिया टू सेटअप अ सोलर पावर प्लांट इन श्रीलंका। तो इंडिया एक सोलर पावर प्लांट बनाने वाली है श्रीलंका के अंदर, और ये एनटीपीसी जो है वो सेटअप करेगा अंडर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो एनटीपीसी जो है उसके अंडर ये सेटअप करेगा श्रीलंका के अंदर, और ये इंडियन ओशन के अंदर जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, उसके अंडर ये बनाया जाएगा श्रीलंका के अंदर। अगली न्यूज पे आते हैं, हिमालयन वियाग्रा इन द IUCN रेड लिस्ट। तो एक रेड लिस्ट जो है IUCN की, उसके अंदर हिमालयन वियाग्रा को ऐड कर दिया गया है। तो ये है क्या, इट इज अ वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट फंगस। तो ये फंगस है और इसका ये टेक्निकल नाम है, और इसको कहा जाता है हिमालयन वियाग्रा, और ये IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में आ गई है रेड लिस्ट के अंदर। तो ये वल्नरेबल कैटेगरी है, और ये किस लिए फेमस है, फॉर एफ्रोडिसियाक एंड रिजुविनेशन प्रॉपर्टीज। तो इसलिए फेमस है, और ये 20 लाख रुपए पर केजी की बिकती है भाव से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो इसी वजह से इसकी ओवर हार्वेस्टिंग की गई है उस एरिया में, और ये 30% कम हो गई है पिछले 15 साल में, इसलिए ये वल्नरेबल कैटेगरी में आ गया है रेड लिस्ट के अंदर। और इसको कीड़ा जली भी कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर, और ये कहाँ पाई जाती है, एंडेमिक है, यानी सिर्फ यही मिलती है हिमालयन एंड टिबेटियन प्लेटू में, यानी इंडिया, चाइना, भूटान और नेपाल, इन 4 कंट्रीज में ही ये मिलती है। अब IUCN और रेड लिस्ट क्या है ये देख लेते हैं। तो IUCN 1964 में बनाया गया था, ये एक UN की बॉडी नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, यही कंफ्यूज करते हैं कि IUCN इज अ UN बॉडी, ये UPSC ने करा हुआ है, ले UN की बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट पब्लिश करती है, रेड लिस्ट, जिसको कहा जाता है ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, जिसके के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स यानी फ्लोरा, फौना और फंगस तीनों के तीनों इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, तीनों आते हैं इसकी रेड लिस्ट के अंदर, ठीक है। और ये क्या बताता है, एक्सटिंक्शन स्टेटस ऑफ एनिमल्स, फंगाई एंड प्लांट्स। जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से एनिमल, प्लांट्स या फंगस एक्सटिंक्ट की कगार पे, होने की कगार पे आ गए हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड लेवल पे, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का बायोडाइवर्सिटी के प्रति ध्यान दिलाया जा सके, और अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी और नेशनल पॉलिसीज के अंदर ऐसे डिसीजन लिए जा सकें जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। ये IUCN का मेन मोटिव है। अब देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में ये डिवाइड करता है। इस रेड लिस्ट के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो बेसिकली 7 ही कैटेगरीज हैं इसके अंदर। तो पहली कैटेगरी है इसमें एक्सटेंट, जो एक्सटेंट हो चुकी हैं प्रजातियां। दूसरी है एक्सटेंट इन वाइल्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न। तो ये इंपॉर्टेंट 7 हैं जिसके अंदर की कैटेगराइज करता है IUCN। और हैं जिसके अंदर की डाटा डेफिशिएंट है, डाटा ही नहीं है उनको इवेल्युएट करने के लिए, और कुछ को वो इवेल्युएट ही नहीं करता। तो इसमें 7 ही कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर इनको स्पीशीज को कैटेगराइज किया जाता है, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और बीच वाली जो 3 है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ही ज़्यादातर कैटेगराइजेशन होती है, और जिसको कि आगे स्टेप्स लेके बचाया जा सकता है एक्सटिंक्ट होने में। तो इसलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस रहता है। तो इसी के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है हिमालयन वियाग्रा को। अब एक न्यूज देख लेते हैं फटाफट से, न्यू ओशन फॉर्मिंग इन अफ्रीका। अफ्रीका स्प्लिट हो रहा है, ऐसी न्यूज आई थी, साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्व करा है, वो देख लेते हैं कहाँ पे। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहाँ पे हो रहा है ये। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, ईस्ट अफ्रीका में जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जिसको कहा जाता है, वहां पे ये स्प्लिट हो रहा है, और वहां पे एक ओशन डेवलप हो रहा है, ये ऐसा कहना है साइंटिस्ट का। तो ये अफार रीजन है इथियोपिया का, और ये मोजाम्बिक तक ये स्प्लिट होने की ऑब्जर्वेशन की है साइंटिस्ट ने। तो अफार डिप्रेशन क्या है, एक रीजन है इथियोपिया का एट्रिया बॉर्डर के पास, जो कि 120 मीटर बिलो सी लेवल है। तो बिलो सी लेवल है 120 मीटर ये रीजन। अफार डिप्रेशन जिसको कहा गया, मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा ये। इसमें क्या है कि एक्टिव वॉल्केनोस अभी भी वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं साइंटिस्ट, और ये 7 mm पर ईयर स्प्लिट हो रहा है, एक ड्रिफ्ट क्रिएट हो रहा है इसके अंदर 2 लैंड मासेस के बीच में। इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पे एक ओशन डेवलप हो सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसको प्रेजेंट रेट पे भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, 10 एंड मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे पूरा ओशन बनने के लिए। अब मैप में देख लीजिए कहाँ पे, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये मादागास्कर,
और ये वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे ये कोई स्प्लिट हो रहा है जनरेट इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ओशन बन जाएगा, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ पे आते हैं। असम में फ्लड्स आ गई थी जुलाई के महीने में। तो देख लेते हैं, हर साल ही आती हैं, इस साल बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आपके मेन्स आंसर रेटिंग में या लॉन्ग आंसर रेटिंग में हेल्पफुल हो सकती है। तो कॉजेज़ क्या थे इसके? इंसेसेंट रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी ड्यू टू मानसून। ब्रह्मपुत्र जो है वहाँ की मेन नदी जो है वो ये कॉज करती है जनरली असम में फ्लड्स हर साल। पहले जो सिवियर फ्लड्स आते थे वो 5 या 10 साल बाद आते थे, अब ये जनरली हर साल आ रहे हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र जो है ये 4 कंट्रीज जो हैं, चाइना, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश, तो ये 4 कंट्रीज के अंदर है। तो इसका डिस्चार्ज जो है वो वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे आता है। इतना पानी है इसके अंदर कि 4th पोजीशन में है इसका वर्ल्ड के अंदर, अमेजोन, कॉन्गो और यांगटी रिवर के बाद। तो ये 4th पोजीशन में है। इसका डिस्चार्ज बहुत तेज है और जो ये सेडिमेंट कैरी करता है, सेडिमेंट यील्ड, जो कि ये पहाड़ों से लेके आता है सेडिमेंट इरोजन की वजह से, कई जो इसकी कोर्स पे 2 ऐसे प्लेस हैं इंडिया के अंदर जो कि वर्ल्ड में रैंक 2 और 3 पे आते हैं सेडिमेंट यील्ड के मामले, मतलब कि वहां पे इतना सेडिमेंट ये डिपॉजिट करते हैं, वर्ल्ड में नंबर 2 और 3 थ्रू दिस ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इस वजह से हाई हिल्स से असम में एकदम से प्लेन्स में आती है ब्रह्मपुत्र, तो जो ग्रेडियंट है बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। उस वजह से वेलोसिटी जो है, पानी की स्पीड जो है नदी की, वो बहुत कम हो जाती है एकदम से। इस वजह से डिपोजिशन जो है सिल्ट का बहुत तेज हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करती है सिल्ट, और इस वजह से जो फ्लड बैंक्स हैं वो ओवरफ्लो करने लगते हैं और ये फ्लड्स आसपास के एरियाज में क्रिएट कर देती है। कुछ मैन मेड फैक्टर्स भी जान लेते हैं। हैबिटेशन, डिफॉरेस्टेशन बहुत हो गई है इस एरिया में, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है कैचमेंट एरियाज में इंक्लूडिंग चाइना, इस वजह से ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो रही है। तो ये भी फ्लड के कुछ रीज़न है, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कैचमेंट एरिया। अब इसके इफेक्ट क्या है? लॉस ऑफ लाइफ होती है, डिजीजेस वहाँ पे हो जाती हैं, स्पेशली मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, एनिमल्स बहुत मर जाते हैं। काजीरंगा के अंदर जो ये फ्लो करती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये लॉस करती है एनिमल लाइफ का। तो ये सारे इसके इफेक्ट हैं। अब तो सोल्यूशन क्या है इसका? तो हर साल हो रही है तो कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए, इसका ढूंढना चाहिए। तो रेनोवेट एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर एम्बैंकमेंट्स, जो नदी के आसपास एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं वो 1980s में बनाए गए थे, बहुत वीक हो गए हैं, उनको रेनोवेट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो ये है। एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और प्रपोज किया गया कि ड्रेजिंग कर लो, जो मिट्टी उसके अंदर डिपॉजिट हो रही है वो निकालते रहो। पर इसके अंदर कहा गया कि लॉन्ग टर्म में एक से सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि नदी और मिट्टी लाते रहेगी, आप कितना ही मिट्टी ड्रेज कर पाओगे। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। आप इसको इंप्लीमेंट अभी कर सकते हो 1-2 साल के लिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? आपको फ्लड प्लेन जोनिंग करनी पड़ेगी। फ्लड प्लेन जोनिंग मतलब आपको फ्लड प्लेन्स को, एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा ऐसी जोन्स में कि कुछ एरियाज के अंदर जो कि वनरेबल है, बहुत ज़्यादा नदी के पास हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप अलाउ नहीं करेंगे, या वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आप बैन कर देंगे जिससे कि लॉस ऑफ लाइफ कम हो। तो फ्लड प्लेन जोनिंग है एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और एक सोल्यूशन ये है कि चारों कंट्रीज को एक साथ मिलके डेटा शेयरिंग और प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हम पानी के डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करके एक दूसरे को बचा सकते हैं फ्लड से। ठीक है, तो अभी आप चाइना जो है वो नहीं पूरा डेटा शेयर करता है, तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अगली न्यूज़ पे आते हैं, वाइल्ड फायर्स इन साइबेरिया। तो साइबेरिया जो रीजन है रशिया का, वहाँ पे आग लगी थी, वाइल्ड फायर्स हो गई थी वहाँ पे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो आफ्टर द हॉटेस्ट विंटर ऑन रिकॉर्ड इन रशिया, स्प्रिंग सीजन हैज ब्रॉट हीट वेव टू रशिया। तो हीट वेव जरूरी नहीं है कि गर्म वाले एरिया में। हीट वेव का मतलब है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 5 या 7 डिग्री ऊपर रहता है टेम्परेचर, तो उसको हीट वेव में कंसीडर कर लिया जाता है। तो सपोज करिए इंडिया में जैसे है, प्लेन्स में 40 डिग्री के ऊपर अगर 4-5 डिग्री चले जाते हैं तो वो हीट वेव मान ली जाती है। सिमिलरली अगर माउंटेन रीजन में 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है 4-5 डिग्री, तो उसको भी हीट वेव मान लिया जाता है माउंटेन की वजह से। तो इस वजह से साइबेरिया में टेम्परेचर ऑल्दो 16 डिग्री के आसपास ही रहा, लेकिन इसको हीट वेव इसलिए मान लिया क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था साइबेरिया के हिसाब से, और हाई टेम्परेचर्स और बारिश भी कम हुई। इस वजह से वेजिटेशन जो थी वहाँ की ड्राई आउट हो गई और वाइल्ड फायर्स लग गई बोरियल फॉरेस्ट के अंदर। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा? जो कार्बन है वहाँ पे स्टोर्ड इन फॉरेस्ट के अंदर, बोरियल फॉरेस्ट के अंदर, वो बर्न हो गया और ये सारा एनवायरनमेंट में रिलीज होगा, और ये ग्लोबल वार्मिंग है फिनोमेना, उसके अंदर ये और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा।
और हॉटर टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, आर्कटिक सी भी जो है वो मेल्ट करेगी, ऑलरेडी बहुत मेल्ट कर चुकी है। जो नॉर्दर्न रूट है रशिया का शिपिंग रूट वो खुल गया है, क्योंकि सी आर्कटिक सी आइस जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये उस प्रोसेस को भी और ज़्यादा स्पीड अप कर देगा। और ज़ॉम्बी फायर्स लग जाएंगी पीटलैंड्स के अंदर। जो पीटलैंड्स हैं, जो वेट जोन एरिया है वहाँ का, उसके अंदर वेटलैंड एरिया जो है वहाँ का, वहाँ पे भी पीटलैंड फायर, ज़ॉम्बी फायर्स लग जाएंगी, जो कि दिखेंगी नहीं। तो उस वजह से भी जो कार्बन है वहाँ पे, जो उन पीटलैंड्स के अंदर स्टोर है, ऑर्गेनिक मैटर बर्न होएगा तो वो कार्बन भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा प्रोसेस को फास्ट कर देगा। अब अगली न्यूज़ पे आते हैं। 85 एशियाटिक लॉयंस डेड इन गिर। तो 85 एशियाटिक लॉयंस जो हैं वो मर गए हैं गिर फॉरेस्ट के अंदर, जो कि गुजरात के अंदर है, द फर्स्ट मंथ्स ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो पहले के कुछ महीनों में ही 85 लॉयंस की डेथ होने की वहाँ पे खबर आई है। अब ये क्यों हुआ है? ये एक वायरस से इन्फेक्ट हो गए थे। इस वायरस का नाम है CDV, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ये वायरस का नाम इंपॉर्टेंट है कि ये किनको इफेक्ट करता है ये पूछा जा सकता है, और ये कहाँ पाया गया था ये पूछा जा सकता है। तो ये लॉयंस को इफेक्ट कर रहा है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, और ये गिर गुजरात के लायंस में पाया गया था। और 32 ऐसे भी थे जिनके अंदर बेबियोसिस एक डिजीज है एनिमल की, वो भी पाई गई थी। तो बेबियोसिस जो है वो कॉज होती है प्रोटोजोआ थे। तो बेबीसिया प्रोटोजोआ जो है ये एक प्रोटोजोआ है, और इसकी वजह से भी कुछ लायंस मरे थे। तो वायरस भी था एक, और एक प्रोटोजोआ था। और ये स्प्रेड कैसे होता है? टिक पैरासाइट, एक छोटा सा होता है टिक पैरासाइट होता है, उसकी वजह से ये स्प्रेड हुआ है। 2018 में भी हुआ था, और इसके लिए वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 1000 वैक्सीन की डोजेस ऑलरेडी ऑर्डर कर दी हैं, जो कि लगाए जाएंगे जानवरों को। अगली न्यूज आइटम पे आते हैं। डॉल्फिन नंबर्स इन चंबल रिवर डिप्स टू 68। तो जो चंबल रिवर है उसके अंदर 68 रह गई हैं डॉल्फिन्स। तो ये कैसे हुआ? रिड्यूस्ड बाय 13% इन लास्ट 4 ईयर्स। और जो चंबल रिवर सेंचुरी है विच पासिस थ्रू 3 स्टेट्स। तो ये पूछा जा सकता है चंबल रिवर सेंचुरी क्या है और कहाँ, कौन सी स्टेट्स में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के अंदर है ये। और इसके रीजन क्या है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है और पानी ज़्यादा वहाँ से विड्रॉ कर रही है स्टेट्स। ये 2 रीज़न है, इस वजह से इनकी पॉपुलेशन इस रिवर में कम हो रही है, चंबल रिवर के अंदर। इसका नाम ये है, साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेल्टनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है। और ये ऑलरेडी IUCN की जो रेड लिस्ट है मैंने अभी आपको बताई थी, उसके अंदर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में ऑलरेडी शामिल कर दी गई हैं। इनकी रूडिमेंट्री आइज होती हैं, अच्छे से नहीं वर्क करती हैं, और ये जो है अल्ट्रासोनिक साउंड पे डिपेंड करती हैं फॉर प्रेइंग एंड सर्फिंग, ठीक है। तो ये एक तरह से रूडिमेंट्री आइज होती हैं, कम दिखता है इनको, उससे ये अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। और इंडिया नेशनल एक्वेटिक एनिमल हैं ये, और इनको पॉपुलरली कहा जाता है सूसू, क्योंकि ये जो आवाज़ निकालती हैं वो इसी तरह होती है, तो इसलिए ये सूसू कहा जाता है और इन्हें। और ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर डे पे कुछ न्यूज़ आई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो देख लेते हैं। ग्लोबल टाइगर डे पे इंडिया है 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स। तो इंडिया में 70% वर्ल्ड के टाइगर्स हैं, ये न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो एक टाइगर सेंसस किया गया था इंडिया के अंदर, और ये लिडार टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। फर्स्ट टाइम यूज की गई थी लिडार टेक्नोलॉजी। लिडार टेक्नोलॉजी क्या होती है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके अंदर लाइट वेव्स को यूज किया जाता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। कैसे? इल्यूमिनेटिंग द टारगेट, और उसकी रिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं सेंसर के थ्रू, और टाइम टेकन को कैलकुलेट करके डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिडार टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सेंसस किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट है कि कैट्स फ्रेमवर्क क्या है? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में, कैट्स फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? तो ये टाइगर से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क है, जिसके की अंदर कि कैसे हमें मैनेज करने हैं टाइगर रिजर्व्स को, पॉपुलेशन टाइगर की कैसे बढ़ानी है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क है वर्ल्ड का, जो कि इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है, और ये अब सारे के सारे 50 टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में, उनमें इंप्लीमेंट किया जाएगा ये। तो हमने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया इस सर्वे के दौरान। तो ये रिकॉर्ड क्या था? वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये रिकॉर्ड हमने बनाया है इस सेंसस के अंडर। और ये फिगर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में अब क्या है एज पर दिस सेंसस? 2967 जो है ये टाइगर की
पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, और इसमें मध्य प्रदेश जो है वो सबसे आगे है टोटल टाइगर काउंट के अंदर, फॉलोड बाय कर्नाटका। और सबसे ज्यादा टाइगर्स इंडिया में कौन सी उसमें पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो इंडिया हैज ऑलरेडी डबल्ड द टाइगर्स इन 4 साल। 4 साल पहले ही हमने टारगेट से, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है उसके अकॉर्डिंग, हमें 2022 में हमें टाइगर्स को डबल कर लेना था। हमने 4 साल पहले ही अचीव कर लिया, क्योंकि ये 2018 के नंबर्स हैं, तो हमने 4 साल पहले ही ये अचीव कर लिया है फॉर द टारगेट, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन थी। तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन भी पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। और लास्ट फैक्ट कि 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है ग्लोबल टाइगर डे, जिससे कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके पूरी वर्ल्ड के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी ग्लोबल टाइगर डे से रिलेटेड। तो टाइगर से रिलेटेड एक और न्यूज देख लेते हैं। गोल्डन टाइगर एक स्पॉट किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि गोल्डन टाइगर कहां मिला है? काजीरंगा में, जो कि असम में है, और इसका नाम रखा गया है काजी 106F। तो ये पूछा जा सकता है कि काजी 106F क्या है? ऑप्शन में दे देंगे मिसाइल है या कुछ भी दे देंगे। तो इसमें आपको बताना है कि ये टाइगर का एक टाइप है, गोल्डन टाइगर है, जो कि काजीरंगा में मिला है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर का ही एक टाइप है, और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो कि रिसेसिव जीन्स की वजह से हो जाती है, जो कि इनब्रीडिंग की वजह से होती है, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ये इनब्रीडिंग ही हो रही है, एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड रह गए हैं टाइगर्स। इस वजह से ये जो रिसेसिव मॉडिफिकेशन हो जाती है जीन्स की, ये जीन्स की वजह से ये गोल्डन दिखता है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कनेक्टिविटी लॉस हो गया तो इनब्रीडिंग हो रही है, इस वजह से हो रहा है। अगली न्यूज, गोल्डन बर्ड विंग इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। तो जो आप पिक्चर में बटरफ्लाई देख रहे हैं इसको कहा गया है गोल्डन बर्ड विंग। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की सबसे बड़ी ये बटरफ्लाई मिली है। कहां पे मिली है? ये मिली है 88 ईयर्स इन दीदीहाट उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये पाई गई है। ये फीमेल बटरफ्लाई है, और जो मेल है वो इससे छोटी होती है, वो वांखर बटरफ्लाई म्यूजियम में ऑलरेडी है शिलोंग के अंदर। तो ये फीमेल पाई गई है। इसका की विंग स्पैन जो है वो 194 mm होता है, जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू सदर्न बर्ड विंग। जो एक और जो पहले मानी जाती थी सबसे बड़ी बटरफ्लाई सदर्न बर्ड विंग, उसके मुकाबले ये 4 mm ही बड़ी है। इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, जो कि बन गई है अब इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई। अब कुछ नेशनल इवेंट्स भी देख लेते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला देख लेते हैं सुपर एनाकोंडा ट्रेन। ये क्या है? शेषनाग। तो ये पूछा जा सकता है कि जो सुपर एनाकोंडा ट्रेन शेषनाग ये क्या है? तो ये देख लेते हैं हम क्या है। ये रेलवे ने 4 ट्रेन एक साथ जोड़कर चलाई थी, इसलिए इसको सुपर एनाकोंडा ट्रेन कहा गया और इसका नाम रख दिया शेषनाग। और ये 2.8 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, 2.8 किलोमीटर लंबी थी और 251 डिब्बे जुड़े थे इसके अंदर। और ये लॉन्गेस्ट एवर ट्रेन है इंडिया के अंदर जो चलाई गई आज तक। तो 251 डब्बे, 2.8 किलोमीटर लंबी। ये इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां चलाई गई थी? नागपुर से कोरबा के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो नागपुर और कोरबा किस जोन के अंदर आता है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। जोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन आप याद रख लीजिए, नागपुर टू कोरबा। तो रेलवे से जुड़ी देख लेते हैं अगली न्यूज। वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर टनल। तो एक टनल बनाई गई है जिसके अंदर ये डबल स्टैक ट्रेन होती है, एक के ऊपर एक 2 डब्बे रख सकते हैं हम। ये एक फ्रीट जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ऐसी एक टनल बनाई गई है। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल है जिसके अंदर डबल स्टैक कंटेनर जा सकते हैं, और ये 12 महीने के अंदर बना दी जाएगी। अभी इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये कहाँ बनाई है? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कहाँ से कहाँ बनाया जा रहा है। ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा। और इसकी टनल ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। 1 किलोमीटर लंबी ये टनल होगी, और ये सोना हरियाणा के अंदर बनाई जा रही है, अरावलीस हिल के अंदर। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से कनेक्ट करेगी ये पूछा जा सकता है। मेवात से गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ये कनेक्ट करेगी। अगली न्यूज, वाइस प्रेसिडेंट लॉन्चेस एलिमेंट्स ऐप। तो एलिमेंट्स ऐप क्या है ये पूछा जा सकता है। तो सुपर एप्लीकेशन है, ये सुपर ऐप है, ये सोशल मीडिया ऐप है। तो सोशल मीडिया ऐप है और सुपर ऐप है। अब सुपर ऐप क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर
जो अलग अलग फीचर्स होते हैं सोशल मीडिया ऐप्स के उसको कंबाइन किया गया है। और ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एलिमेंट्स ऐप आपको नाम याद रखना है। ये 8 लैंग्वेजेस के अंदर है और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, फीड्स जैसे फेसबुक में आती हैं वो कर सकते हैं, फ्री ऑडियो वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, प्राइवेट और ग्रुप चैट्स कर सकते हैं। और ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनाई गई है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो इसका डेटा है वो सारा इंडिया में स्टोर किया जाएगा और यूजर की कंसेंट के बिना ये किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक। और इसमें एक वाइस प्रेसिडेंट ने कॉल दी थी, लोकल इंडिया को हमें कन्वर्ट करना है ग्लोकल इंडिया। ग्लोकल मतलब ग्लोबल लेवल पे हमें लोकल एप्स को या प्रोडक्ट्स को प्रचार करना है। तो ये उस दिशा में ये डायरेक्शन है। एलिमेंट्स ऐप बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिए। अगली न्यूज़, केरला गोल्ड स्मगलिंग स्कैम। तो केरला में एक गोल्ड स्मगलिंग स्कैम हुआ है, बहुत हाई लेवल ऑफिशियल फंसे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा अरेस्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिसमिस करें गवर्नमेंट ने, नेशनल इशू बन गया था। जान लेते हैं फटाफट ब्रीफ में कि ये था क्या, हुआ क्या। तो 30 किलोग्राम गोल्ड पाया गया एक डिप्लोमेटिक कार्गो में, जो कि यूएई कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस जो कि त्रिवेंद्रम में है उसके एड्रेस पे भेजा जा रहा था। कहाँ से? दुबई से। तो ये डिप्लोमेटिक कार्गो जो होता है उसको सर्च करने की कस्टम्स को परमिशन नहीं होती है, उसको टच नहीं कर सकते। तो उसके अंदर छुपा के ये भेजा जा रहा था और ये 15 करोड़ के अराउंड था। और ये इम्यूनिटी थी, जैसे कि मैंने बताया आपको, रूटीन कस्टम एग्जामिनेशन से। और इसके अंदर लिखा गया था कि इस डब्बे के अंदर स्पाइसेस या बाथरूम फिटिंग्स हैं, ये सब है। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं केरला के, जो सीएम के एम शिव शंकर, इनको डिसमिस कर दिया गया है। और स्वप्ना सुरेश, ये जो था, ये नाम बहुत चला था, इनको ढूंढा जा रहा है। और ये यूएई के कॉन्सुलेट जनरल में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के पद पे काम करती थी। और इन पैकेज को एक क्लेम करने जो बंदा आया था वो पीआरओ था कॉन्सुलेट जनरल का, लेकिन वो कॉन्सुलेट कहता है कि हमने उस बंदे को आज से 3 या 4 महीने पहले ही निकाल दिया था जॉब से। तो ये हुआ था केरला गोल्ड स्कैम, जो कि डिप्लोमेटिक कार्गो के अंदर स्मगल कर रहे थे गोल्ड। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर के हिसाब से। हिमाचल प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट विद 100% गैस कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश एक पहली स्टेट बन गई जिसके अंदर की 100% हाउस होल्ड्स को एलपीजी गैस कनेक्शंस दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के अंडर 1.6 लाख वुमेन को ये दिया गया था अक्रॉस हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की एक अपनी स्टेट लेवल जो स्कीम है, जो बचे हुए थे फैमिलीज, उनको हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंदर ये गैस कनेक्शन दिए गए। तो हिमाचल प्रदेश बन गया है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विद 100% हाउस होल्ड एलपीजी गैस कनेक्शन। अगली न्यूज, हरियाणा ऑर्डिनेंस ऑन 75% कोटा इन प्राइवेट जॉब्स। तो जो 75% कोटा है प्राइवेट जॉब्स में, वो लोकल लोगों के लिए जो कि हरियाणा के निवासी हैं, उसके लिए एक कैबिनेट ने प्रपोजल जो है ऑर्डिनेंस इशू कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, जो कि 75% वहाँ के प्राइवेट जॉब्स में लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए लागू कर देगा। तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऑर्डिनेंस है इसका नाम। और जो 50,000 से कम मंथली सैलरी वाले हैं उनके लिए ये लागू रहेगा, उन जॉब्स के लिए ये लागू रहेगा। उन जॉब्स के लिए 75% आपको हरियाणा के लोगों को लेना पड़ेगा। और ये इन सब के अंदर ये लागू होगा, कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, एलएलपीज, पार्टनरशिप, सब के अंदर। और मिनिमम इसमें 10 एम्प्लॉय होंगे, तभी वो कंपनी इस ऑर्डर के अंदर, इस ऑर्डिनेंस के अंडर आएगी। मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो पीएम लेज द स्टोन फॉर मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। ये 3000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो कि वाटर प्रॉब्लम्स हैं मणिपुर के अंदर, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो वुमेन है स्पेशली उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये फंड किया जा रहा है एनडीबी बैंक, यानी ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कहते हैं, वो इसे फंड कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेटर इम्फाल एरिया के साथ साथ ये आसपास के 1700 विलेजेस को भी हेल्प रहेगा। और ये क्या करेगा? बेसिकली प्रोवाइड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा। और ये जल जीवन मिशन, जो कि मैंने आपको मिशन वाली वीडियो में बताया था, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड फैक्ट, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन्द्र सिंह। अब 2-3 न्यूज रह गई, फटाफट से देख लेते हैं। लद्दाख फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो पीएम मोदी अप्रूव लद्दाख फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर क्या होगा? सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज बनाया जाएगा, जो कि गैलुंग और काग्यू सेक्ट है तिब्बतियन बुद्धिस्ट का, उनकी पॉपुलेशन को केटर करेगा। तो ये फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी लद्दाख के अंदर।
और ये कोर्सेज ऑफर करेगी लिबरल आर्ट्स, साइंसेस एक्सेप्ट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। और जो अटल टनल बन रही है, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे अगली वीडियो में, अटल टनल के बाद ये हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल स्पीति में लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी ये यूनिवर्सिटी। सिविल सर्विसेज रैशनलाइजेशन प्लान, तो गवर्नमेंट जो है वो जो रैशनलाइज करना चाहती है सिविल सर्विसेज को, उसके लिए एक प्लान बनाया गया है जिसके के अंदर 60 जो सिविल सर्विसेज हैं, जो अभी प्रेजेंट डे में 60+ हैं, उनको जस्ट 3 बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक सेंट्रल पूल बनाया जाएगा जिसके अंदर की जो एग्जामिनेशन होता है उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे सेंट्रल पूल में आएंगे, उनकी रैंकिंग की जाएगी और उनको रैंकिंग और एजुकेशनल बैकग्राउंड, जहाँ पे उनका एजुकेशन है उसके बेसिस पे अलग अलग जो है उनको सीट दी जाएगी या सर्विस उनको दी जाएगी एज पर देयर एजुकेशन एंड स्किल सेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंक के साथ साथ जो एजुकेशन और जो उनकी स्किल की बैकग्राउंड है वो सब देखते हुए ये दी जाएगी इनको सर्विस इस सेंट्रल पूल से, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। और स्टेट्स को भी कहा जाएगा कि आप इस पूल में से रिक्रूट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। लास्ट न्यूज फॉर दैट वीडियो, हनी टेस्टिंग लैब एक इनॉग्रेट की गई है। कहाँ पे की गई है? आनंद, गुजरात के अंदर। तो आनंद गुजरात किसके लिए फेमस है आप ये मुझे कमेंट्स में बताइए। वहां पे ये हनी टेस्टिंग लैब बनाई गई है नई, और ये बनाई गई है अंडर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल बी बोर्ड के साथ मिलकर बनाई गई है। और ये क्या चाहते हैं, इनका विजन क्या है? टू ब्रिंग अबाउट अ स्वीट रेवोल्यूशन इन द कंट्री, जिससे कि क्या होगा, हनी बढ़ेगी, हनी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हनी की मार्केटिंग होगी और जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को ये बूस्ट मिलेगा और हनी प्रोडक्शन को या बी कीपिंग को ये प्रमोट करेगा उस एरिया के अंदर। और ये कौन से मिशन के अंडर है? मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड नेशनल मिशन फॉर बी कीपिंग। और ये क्वालिटी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा हनी की, और जिससे कि उसको बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा इस टेस्टिंग के साथ, इस सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इन्वायरमेंट और कुछ नेशनल इवेंट्स देखे हमने जो कि जुलाई से महीने से रिलेटेड थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगले वीडियो में हम जुलाई की करंट अफेयर सीरीज की लास्ट वीडियो में देखेंगे प्राइजेस, रैंकिंग्स और कुछ मिसलेनियस न्यूज आइटम्स जुलाई के महीने से, और हम ये सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे जुलाई महीने की करंट अफेयर सीरीज की। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपकी सीरीज हेल्पफुल हो रही होगी आपकी प्रिपरेशन में। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।